नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कार्यालय परिचारी या परिचारी जिसे कहते हैं, क्या ऑफिस अटेंडेंट या ऑफिस बॉय के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे बिहार में इस तरह से बिहार कर्मचारी चयन के द्वारा पदों का सृजन किया गया है और इसका विज्ञापन जारी किया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को कंप्लीट रूप से देखेंगे। इसमें हम लोग बताएंगे क्या इसकी योग्यता रहेगी, कौन कौन से अभ्यर्थी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसकी पेमेंट पे स्केल क्या रहेगी। तो आपको बता दें कि इसकी जो आवेदन शुरू करने की तिथि है 25 अगस्त 2025 से फॉर्म फिलअप किया जाएगा और वो अंतिम तिथि क्या है तो 26 सितंबर 2025, यानी एक महीने का लगभग टाइम इसमें दिया जाएगा। और इसमें समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से विभिन्न विभाग या कार्यालय जैसे कि मद्य निषेध विभाग हो गया, जल संसाधन विभाग हो गया, बहुत सारे जो विभाग है उसमें इसको चिन्हित किया गया। वैसे जहाँ पे खाली पदों की संख्या है वहाँ पे नोटिस किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं और आपको बताएंगे किस तरह से कहाँ कहाँ वैकेंसी खाली है, तो आप एक नज़र से देख सकते हैं इसको। तो इस तरह से देखते हुए चलेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि और इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है तो मैट्रिक, ये आपको इंटर मैट्रिक पास होना चाहिए, सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए। वैसे अभ्यर्थी इसमें पास होंगे तो इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं विभागवार इसमें दिया गया है रिक्त पदों की संख्या कहाँ कहाँ है। इसमें अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कुल पदों की संख्या इस तरह से दिया गया है। तो देख सकते हैं इसमें श्रम संसाधन विभाग के बारे में बात करें तो इसमें टोटल पदों की संख्या 203 दी गई है और वहीं एक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी इसका जो सीटों की संख्या है जो रिजर्व की गई है। साथ ही साथ इसमें अभी बिहार सरकार के द्वारा 35% का जो क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको भी इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वैकेंसी का देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ है तो श्रम संसाधन विभाग में हो गया और मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में हो गया। तो इस तरह से सीटों की संख्या एक बार नोटिफिकेशन आपको है जो टेलीग्राम एडिटोरियल दरोगा चैनल पे ज्वाइन कर लेंगे, वहां से पीडीएफ आपको प्राप्त होगा, वहां कंप्लीट रूप से इसको पढ़ लेंगे। ये कहाँ कहाँ इस तरह से दिया गया है यहाँ देख सकते हैं। और फिर योजना विकास विभाग हो गया, पर्यावरण जल जो जलवायु परिवर्तन विभाग हो गया और भी इसमें है कि श्रम संसाधन विभाग हो गया। ये सारे जहाँ पे सीटों की संख्या की खाली की नोटिस उसमें दी गई है, आवेदन दी गई है। जैसे पथ निर्माण विभाग हो गया, यहाँ पे सीटों की संख्या 26 दी गई है टोटल। और भी बात करते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि समान प्रशासन विभाग में सीटों की संख्या जो खाली है, जितने सीटों की संख्या खाली है उसकी है जो यहाँ पे आवेदन दी गई है। लघु जल संसाधन विभाग, यहाँ पे SC ST कल्याण विभाग की बात कर रहे हैं, वाणिज्य कर विभाग और फिर अकेंक्षण निदेशालय वित्त विभाग, उद्योग विभाग, परिवहन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, शासक नगर विकास एवं आवास विभाग, गब ये क्या है तो मत्स्य संसाधन विभाग है। और साथ साथ इसमें देख सकते हैं क्या है तो इस तरह से श्रम संसाधन विभाग, बिहार राज्य योजना परिषद, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। ठीक है, तो इस तरह से जो जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे इस तरह से वहाँ के सीटों की संख्या खाली बताएगी और ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दिया गया है इसका नोटिस, इस तरह से आवेदन दिया गया। तो इस तरह से आवेदन विज्ञापन निकाला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे एक बार आप लोग पढ़ लें, गन्ना विभाग से लेकर के सारे में दिया गया है। तो चलिए आगे हम लोग स्किप करते हुए चलेंगे और टोटल सीटों की संख्या की बात करते हैं। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि टोटल सीटों की संख्या क्या है तो 3727 है। टोटल सीटों की संख्या 3727 यानी कि 3727 पदों की यह बहाली है। और इसमें देख सकते हैं कि जो सीटें हैं जो 78 सीट वैसे जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व है, जिसके नाना दादा क्या तो फ्रीडम फाइटर रहे हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए सीटों की संख्या है। जो दृष्टि दिव्यांग है, मूक बधिर दिव्यांग है, चलंत दिव्यांग है, मनोविकार जो दिव्यांग है, बहुत दिव्यांग है, तो ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी सीटों की संख्या है जो रिजर्व कर दी गई है। और इसमें महिलाओं का सीट देख सकते हैं कि 1216 क्या है तो 35% जो आरक्षण 36 दिया गया है महिलाओं को बिहार सरकार के द्वारा, उसको भी यहाँ पे इस तरह से रिजर्व करके सीट रखा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं जनरल में टोटल सीटों की संख्या 1700 है और बाकी इधर नीचे महिलाओं की संख्या है। तो इसको एक बार पढ़ लेंगे आप लोग। अब और भी बात करते हैं आगे। यहाँ देख सकते हैं कि जो कार्यालय परिचारी हेतु जो 3727 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% का क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है जो बिहार सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया था। साथ ही साथ इसमें देख सकते हैं दिव्यांगजन को दिया गया है जो भी उसका क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है उसको भी इसमें अप्लाई किया गया है। साथ ही साथ और भी जो आगे इसमें बढ़ सकती है घट सकती है, इसकी जो वैकेंसियां दी गई ये गहराई क्या है तो एक औपबंधिक है जो आगे घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। ठीक है, और आवेदन की अंतिम तिथि तक समान प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन
और भी सब देख सकते हैं कि ये मैट्रिक इसकी योग्यता क्या रही, तो जो 10वां और मैट्रिक एग्जाम पास किए हैं वैसे अभ्यर्थी इसमें भर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड, चाहे सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड से हो, उसको कम से कम मैट्रिक की मान्यता प्राप्त है जो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और उम्र सीमा की बात करते हैं तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी, तो 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। और यहाँ देख सकते हैं कि मिनिमम कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 को, क्या तो 18 वर्ष तक हो जानी चाहिए। क्या 18 वर्ष तक मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम रहेगा, वही है जो फॉर्म इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और दिनांक 7 जनवरी 2016 के अनुसार उम्र सीमा है जो निर्धारित की जाएगी, तो ये 7 जनवरी 2016 के बेस पे ही उसका है जो ये गणना किया जाएगा, क्या तो 18 वर्ष के पूरा है या नहीं, या फिर यहाँ देख सकते हैं 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। तो इसको दोनों को समझते हुए चलेंगे। तो मिनिमम आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष ये होना चाहिए, ये बस आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं सीटों की जो इसमें रिजर्वेशन की बात किया जा रहा है, जो अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के लिए है कितना, तो 37 वर्ष है। यानी कि जो 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच में वैसे जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी और ईबीसी की पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए 40 वर्ष का अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। तो 18 वर्ष से क्या तो 40 वर्ष के बीच में ये बीसी और ईबीसी के पुरुष और महिलाएं फॉर्म फिलअप कर सकती है। वहीं अनारक्षित महिला की बात करते हैं तो इसमें 18 से 40, एससी और एसटी पुरुष और महिला 18 से 42 हो गया। वहीं सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो इसमें सारे जो भी लिमिट है देख सकते हैं, उपयुक्त तो कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त इसमें 10 वर्ष की अधिकतम इसमें छूट भी दी गई है। किसको, तो दिव्यांग अभ्यर्थी वैसे हैं उनको छूट भी प्रदान की गई है। तो यहाँ देख सकते हैं। और आयोग के द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जो जन्म तिथि होती है, जानते हैं कि जन्म तिथि कहाँ से लिया जाता है, तो मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट में दिया जाता है उसी को समकक्ष मानते हुए आगे उसको अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं इसमें प्रकाशित हुआ है। और वैसे अभ्यर्थी जो इसके लिए इच्छुक है इसको आवेदन भी कर सकते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि वैसे अभ्यर्थी जो बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं, वो सेवा में आने के बाद उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग के द्वारा आयोजित यानी बिहार एसएससी के द्वारा जो आयोजित 5 कम से कम आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल कितने 5 अवसर ही अनुमान्य हो गए, यानी 5 बार ही वो एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है। और इसकी गणना देख सकते हैं कि उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से शुरू की जाएगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी, यानी कि जो आप ज्वाइन करने के पहले कई बार दे चुके हैं उससे कोई मतलब नहीं कि, लेकिन जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं उसको कम से कम उसके बाद 5 बार अगर देंगे तो उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। और इस तरह से बिहार सरकार के जो सरकारी सेवक है उसको प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु क्या तो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से छूट भी देने का बात किया गया है। परंतु उक्त आयु सीमा को छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग न किया गया हो। तो इस तरह से आप एक बार पढ़ लेंगे। दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष का जो अधिकतम उसमें बढ़ा दिया गया है। और एनसीसी कैंडिडेट को भी है जो उस तरह से छूट दी गई है उम्र सीमा में। और जो भूतपूर्व सैनिक है उनको भी इस तरह से छूट दी गई है। कहाँ, तो 5 वर्ष का लगातार सैनिक सेवा करने के बाद छूट इस तरह से दिया गया है। और वैसे जो आपको पढ़ लेना है बाकी आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाएगा। वो अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट देंगे और अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उससे उसको मैच होगा, तब उसको उस तरह से आगे अप्लाई किया जाएगा। और अपने जो जिस जाति के हैं और आरक्षण आपने लाभ उठाया है तो उसको भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट देकर उसको आपको प्रूफ करना होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी परीक्षा की प्रकृति क्या रहने वाली है। तो परीक्षा की जो प्रकृति है, जो ऑब्जेक्टिव रूप से क्वेश्चन है जो इसमें दिए जाएंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग की भी बात की गई है, तो इसको भी देखते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि 40,000 से अधिक अगर आवेदन प्राप्त हुआ तो इसमें पीटी एग्जाम इसमें होगा। और एक से कभी कभी 2 चरणों में 4 चरणों में भी हो सकता है, इसकी संभावना हो सकती है यदि अधिक आवेदन प्राप्त किए गए तो। और विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यीकरण की प्रक्रिया भी अपनाते हुए इसमें रिजल्ट जो तैयार किया जा सकता है पहला परीक्षा का। और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी यानी ऑब्जेक्टिव होगी। और इसमें देख सकते हैं कि 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन फिर मुख्य परीक्षा के लिए भी किया जाएगा, यानी कि इसमें जितना पीटी एग्जाम का रिजल्ट आएगा, जितना सीटों की संख्या उसका 5 गुना क्या आएगा तो मेंस के लिए अप्लाई किया जाएगा।
तो मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा, तो ये भी यहाँ क्लियर कर दिया है। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जन्म तिथि के अनुसार फिर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो इस तरह से भी आपने देखा कई बार इस तरह से वैकेंसी में की जाती है कि अल्फाबेट के आधार पर भी इसको है जो उस तरह से दिखाया जाता है, आगे पीछे किया जाता है। और बता दें आपको कि इसमें कौन कौन से एक पत्र होगा जो समान ज्ञान का होगा, जनरल नॉलेज का, जिसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, तो समान अंक गणित, सामान्य ज्ञान और समान हिंदी के प्रश्न है जिसमें पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें 100 रहेगी और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। जो एक प्रश्नों की संख्या का जो मार्क्स रहेगा, एक प्रश्न का 4 मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स, और उसके बाद है जो आपका निगेटिव मार्क में 1 नंबर कट जाएगा। तो यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। और क्या, तो प्रश्न क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ दिया गया है क्या रहेगा, तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर दिए जाए, 4 मार्क्स दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक है जो काट ली जाएगी। तो परीक्षा की अवधि क्या है, तो 2 घंटा की रहेगी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट का अलग से टाइम दिया जाएगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। और भी बात कर लेते हैं, तो इसमें सिलेबस क्या रहेगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो परीक्षा में भाषा का माध्यम क्या रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा के है जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो हर एग्जाम में रहता है। समान अंक गणित और समान ज्ञान के प्रश्न है जो हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित होगा, लेकिन जो हिंदी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ हिंदी में ही रहेंगे। और इसमें जो यदि दोनों अंग्रेजी और हिंदी में कोई भी भिन्नता क्वेश्चन में पाई गई तो इसमें अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाएगी। और समान हिंदी प्रश्न के सिर्फ हिंदी में रहेगी, देख सकते हैं। समान अंक गणित की बात करते हैं तो इसमें 30 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, होल नंबर हो गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, लाभ हानि बट्टा, बिक्री कर, ये सबसे क्वेश्चन है जो पूछे आपको जाएंगे मैथ्स में। ठीक है, समानुपात और प्रतिलोम समानुपात, ऐसे सारे मैथ के चैप्टर हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो इसमें संसाधन, उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसल, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र अध्ययन, ये सब सारे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स इसमें मिले रहेंगे। संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल, ये है जो इंडियन पॉलिटी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका, जैसे है जो टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो इकोनॉमिक्स क्षेत्र से रहेंगे। वहीं भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद का किस तरह से विकास होता है, उसके बारे में क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और भी बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं पूछा है कि प्रकाश, यहाँ पे साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रकाश परावर्तन अपवर्तन होता है, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, अम्ल, क्षारक और लवण, धातु और अधातु, कार्बन, उसका यौगिक तत्व का आवर्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, समसामयिक घटनाएं, सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाएंगे। और यदि आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह एडिटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा है जो उसका लाइव डिस्कशन किया जाएगा करंट अफेयर्स का, तो वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। समान हिंदी की बात करते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द और समास, लोकोक्ति, अन्य शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम, तद्भव शब्द, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब सारे है जो टॉपिक रहेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से इसका जो लेवल रहेगा वो 10वीं परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा, क्योंकि इसका जो एलिजिबिलिटी है क्या, तो 10वां पास होना चाहिए। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक की खंड एवं काव्य खंड के अंश, रचनाकार पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और इसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो क्या रह सकता है, तो इसके इस तरह से आधार पर देख सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि इतना कम से कम लाना ही अनिवार्य रहेगा। जो जनरल कैंडिडेट के रहेंगे कम से कम उसको 40% है जो लाना पड़ेगा, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। वहीं अति पिछड़ा यानी कि ईबीसी की बात करते हैं तो उसमें 34% और 32% है जो क्या एसटी और एसटी, यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के लिए 32% और महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग के लिए भी सारे वर्गों के लिए 32% की अनिवार्य रहेगी। और वहीं परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो वैसे अभ्यर्थी जो समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी उनको 540 रुपया है जो फॉर्म फिलअप करने के लिए लगेगा। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए क्या रहेगा, तो 135 रुपये है जो फॉर्म फिलअप करने के लिए लगेगा। वहीं सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए
यानी कि SC और ST के समान 135 रुपये लगेंगे, ठीक है। और वहीं सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए जो सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी की महिलाएं हैं उनको 135 रुपया है जो फॉर्म को देना पड़ेगा। और वहीं बिहार राज्य के बाहर के वैसे अभ्यर्थी जो बिहार से अलग राज्य के आते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वैसे अभ्यर्थी जो इच्छुक है कि इसमें हम ऑफिस अटेंडेंट के फॉर्म को फिलअप करें तो उनको क्या तो 540 रुपया है जो देना पड़ेगा। और भी कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं परीक्षा शुल्क की ये सब प्रोसेसिंग चार्ज ये सब है जो बात की चीज़ है। और आरक्षण की बात करते हैं तो वैसे ही अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जो राज्य सरकार के अंदर है जो प्रमाण पत्र है जो जारी करेंगे, प्रमाण पत्र अपना दिखाएंगे और आरक्षण का बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय उनका होना चाहिए, तब उसका है जो आगे उसको दावा किया जाएगा। देख सकते हैं आगे फिर और आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, जैसे कि 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया, जो बिहार के स्थायी मूल निवासी हैं उन्हीं को दिया जाएगा, ठीक है। वैसे ही सारे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ इसमें जो अस्थायी निवास या मूल निवास या डोमिसाइल प्रमाण पत्र अभी हाल ही में आज ही आपने देखा कि बिहार सरकार के द्वारा टीचर की वैकेंसी में आज डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आरक्षण का जो दावा कर रहे हैं उनको इस तरह से देना पड़ेगा। जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी उनको देने चाहिए और उनके पिता के नाम और पता से निर्गत होने चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। वैसे जो विवाहित महिलाएं हैं वो भी है जो अपना जारी कर सकते हैं, उनको भी इस तरह से ध्यान रखना है कि वो अपने पिता के नाम से है जो इस तरह से जाति प्रमाण पत्र बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ लेंगे। एक बार नोटिफिकेशन आपको है जो इसका PDF है जो आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप अपने अपने अनुसार इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और एडमिट कार्ड जब देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड है जो अंतिम रूप से आपका जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद नोटिस दिया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसको ध्यान रखते हुए फॉर्म फिलअप करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है जो 25 अगस्त 2025 है। और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या है 24 सितंबर। वहीं ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है तो 26 सितंबर है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको बता दें कि इसमें जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण और कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र क्या क्या लगेंगे तो इसमें मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास और आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र यानी EWS कैंडिडेट से आने वाले जो इसका 10% रिजर्वेशन भी मिलता है तो उसको भी इस तरह से बनाना है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र इसमें देखते हैं कि 40% से कम ऊपर 40% या 40% से अधिक की जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए माना जाएगा, जो एलिजिबिलिटी है उसको इस तरह से होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर में सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करना भी सुनिश्चित करेंगे ताकि है जो आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो जब शुरू में ही फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप है जो फॉर्म फिलअप करेंगे। और जन्म तिथि देख सकते हैं अभ्यर्थी के नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण पत्र और अंक पत्र के अनुसार ही होना चाहिए, यानी कि इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। चेंजेस करेंगे तो इसमें दिक्कत हो जाएगी आगे आने वाले समय में, ठीक है। और भी बात करते हैं। तो इस तरह से आपको दिया गया है आज नोटिफिकेशन। तो ऐसे अभ्यर्थी जो देख सकते हैं 4 अगस्त को आज ही का नोटिफिकेशन है। साथ ही साथ इसमें 1481 बिहार CGL जो SSC का ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसी है वो भी दिया गया है। उसमें नोटिफिकेशन में 1481 पदों की बहाली की सुनिश्चित की गई है और इसमें 3727 की गई है। तो इस तरह से दोनों फॉर्म आप लोग फिल अप कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जो छोटे से जॉब लेकर के अपना आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए इस तरह से जॉब काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा पेमेंट तो नहीं मिलता लेकिन आपको 18,500-20 हज़ार के ऊपर है जो पेमेंट मिल जाएगा। 20 हज़ार से अधिक ही पेमेंट मिलेगा। और उसके बाद है जो धीरे धीरे ये इसमें मुख्य रूप से काम क्या रहेगा कि आपको फाइल इधर से उधर करना होगा। जो मुख्य रूप से जो कोई ऑफिस में कुछ काम होना है उसको शेड्यूल करना और सही समय पर उसको शेड्यूल कर देना, ऐसे काम में आपको है जो रखा जाएगा। तो ये बहुत विभाग में इस तरह से पदों की खाली संख्या थी उसको इस तरह से काम किया गया है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। और इसके लिए आपको है जो बहुत सारे इसका जो एग्जाम रिलेटेड आपको तैयारी भी कराई जा रही है इस चैनल पे जो फ्री है, जिसमें 360 डिग्री एनालिसिस करके आपको कराया जा रहा है, जिसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्नों को इसमें आपको सोल्व कराया जा रहा है जो PYQ बेस्ड होगा। और साथ साथ इसमें कंसेप्ट भी आपको दिया जाएगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आने वाले समय में जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसको इस तरह से तैयारी कराया जा रहा है। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।